Hello friends, welcome back to my channel Gain Brain with Himanshi Rishi. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड. सो बेसिकली ये एक मॉक टेस्ट रहने वाला है और ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर आपने सिलेबस देखा है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का दोनों का ऑलमोस्ट 98% सेम है. सिलेबस बस 2-3 राइटर्स एक्स्ट्रा है पीजीटी में, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. सो इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि रहने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड. ज़्यादातर आपको लिटरेचर से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. देन राइटिंग स्किल्स आपके सिलेबस में गिवन है, राइटिंग स्किल्स से भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. देन इंग्लिश ग्रामर, वो तो देखिए इंग्लिश का एग्ज़ाम है, डेफिनेटली इससे तो क्वेश्चंस होंगे ही. सो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को एंड तक. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना स्कोर ज़रूर मेंटेन करिएगा एंड एंड में ज़रूर शेयर करिएगा स्कोर कि आपका स्कोर क्या रहा. सो अगर आप चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा. एंड ऑल्सो जो आपके और फ्रेंड्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. So, the first important question, the prelude presents the poet in quest of his dash. Boyhood, identity, solitude, friend. So, हमें बताना है द prelude. पहली बात, द prelude काम किसका है? ये है काम वर्ड्सवर्थ का. So, इस काम में, इस वर्क में बेसिकली इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पोएम. तो इसके अंदर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस चीज़ को वो ढूंढते हैं. सो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. आई होप आपको इसका आंसर पता होगा अगर आपने वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा है, अगर आपको द प्रिल्यूड की थीम पता है. सो जो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, आइडेंटिटी. सो द प्रिल्यूड में बेसिकली वर्ड्सवर्थ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं. Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds. Who said these lines? Important lines है पोइट्री की. डेफिनेशन ये किसने दी है? अगेन कीट्स, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, शेली. 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज शेली. नेक्स्ट क्वेश्चन. As flies to wanton boys are we to gods. They kill us for their sport. From which text the lines are taken from? So भी बहुत important lines है. ये हमें बतानी है कि ये lines कौन से text से ली गई है. The options are Cymbeline, King Lear, The Tempest, Othello. तो आपको ऑप्शंस देख के तो पता लग गया होगा कि ये सारी ही लाइंस शेक्सपियर के वर्क से ही बिलोंग करती हैं. ये जो लाइंस हैं क्योंकि सारे ही ऑप्शन शेक्सपियर के ही वर्क हैं. तो हमें बताना है कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, किंग लियर. किंग लियर से ये लाइंस ली गई है. Wordsworth comes out of a mood of despondency in his poem Resolution and Independence by interacting with a. सो एक इनकी पोएम है वर्ड्सवर्थ की रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसे लीच गैदरर भी बोला जाता है. ठीक है, तो इसमें वर्ड्सवर्थ का मूड बहुत ख़राब है. डेस्पेडेंसी मतलब ही इज़ वेरी काइंड ऑफ सैड, नॉट वेरी हैप्पी. तो उनका मूड एकदम से चेंज हो जाता है किससे बात करके. तो हमें उस इंसान का नाम बताना है कि वो कौन है. बेसिकली इंसान का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया बल्कि बता रखा है कि वो इंसान क्या काम कर रहा है. बोटमैन है, गर्ल कॉल्ड ल्यूसी है, लीच गैदरर है या फिर लिटिल कॉटेज गर्ल है. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लीच गैदरर, ऑप्शन सी. सो एक ओल्ड मैन है जो कि लीचेस को कलेक्ट कर रहा है. सो उससे बात करके वर्ड्सवर्थ का मूड ठीक हो जाता है. और इस पोएम को हम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं. ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है. In Wordsworth's The Solitary Reaper is
ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन आई गेस. सो सॉलिटरी रीपर कौन है? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. अब ये क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइस से है. हमें पहचाननी है कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है इसमें. 5 miles meandering in a mazy motion is an example of anaphora, metonymy, alliteration, metaphor. So जनरल इंग्लिश में आपको लिटरेरी डिवाइस से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. वो हाई लेवल के नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एलिट्रेशन, सिमिली ऐसे आपको मिलेंगे. बट जो मेन जिनका टीजीटी पीजीटी है, डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस लिटरेरी डिवाइस से मिलेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. सो ये सेंटेंस है 5 miles meandering in a mazy motion is an example of. तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रखी है ये हमें बताना है. एनाफोरा, एलिट्रेशन, मेटोनमी या फिर मेटाफर. सो अगर आपको इसका आंसर पता है, अगर आपने पढ़े हैं लिटरेरी डिवाइस, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि एलिट्रेशन इसमें यूज़ हुआ है. क्यों? क्योंकि एलिट्रेशन क्या है? फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड. ठीक है, किसी भी वर्ड का पहला लेटर एक सेंटेंस में सेम है. जैसे कि मेजी मोशन हो गया तो दोनों का एम है. सो जितने भी इंग्लिश ग्रामर में लिटरेरी डिवाइस है उस पर मैंने 2 से 3 वीडियोस बना रखी है. ज़रूर देखिएगा, आपके सारे लिटरेरी डिवाइसेस कवर हो जाएंगे. और मैंने इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं. बहुत सिंपल लैंग्वेज में विद सो मेनी एग्जाम्पल्स मैंने हर एक लिटरेरी डिवाइस को एक्सप्लेन किया है. सो ज़रूर देखना एग्ज़ाम में जाने से पहले. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न? विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शंस दिए हैं. 1574, 1564, 1608 या फिर 1616. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1564. सो जो करेक्ट डेट है वो है 23 अप्रैल 1564. अब जो हमारे ये 4 राइटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट राइटर्स, जिनका मैंने शुरुआत में ही नाम लिया था, आपको इनकी बर्थ डेट और डेथ डेट दोनों ही पता होनी चाहिए. बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत बार शेक्सपियर, मिल्टन, गॉल्सवर्दी या फिर वर्ड्सवर्थ की सीधा सीधा बर्थ डेट पूछी जाती है, या फिर कब उनकी डेथ हुई थी. ज़्यादातर बर्थ डेट ही पूछी जाती है एग्ज़ाम में. तो आपको इन चारों एमिनेंट राइटर्स की डेट, स्पेशली बर्थ डेट पता होनी चाहिए. हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? अगर आपको शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ज़रूर पता होगा कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 25, 49, 35 या फिर 37. सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, 37. सो शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं. Next question. Ezekiel was awarded the Sahitya Academy Award for his poetry collection. Ezekiel को साहित्य अकादमी अवार्ड कौन सी पोएट्री कलेक्शन के लिए मिला था वो हमें बताना है. टाइम टू चेंज, द एग्जैक्ट नेम, लैटर, डेजाम्स या फिर हिम्स इन डार्कनेस. सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज लैटर डेजाम्स. इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द फर्स्ट नॉवल ऑफ विक्रम सेठ. सो विक्रम सेठ का हमें फर्स्ट नॉवल का नेम बताना है. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे. अ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट, मैपिंग या फिर बीस्टली टेल्स. तो जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज गोल्डन गेट. और ये नॉवल इसका 1986 में पब्लिश हुआ था. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, इसी नॉवल के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, जो कि एक इंडियन लिटरेरी अवार्ड है. सो इसी नॉवल के लिए इनको दिया गया था. और इन्होंने टोटल कितने नॉवेल्स लिखे हैं? 4. तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विक्रम सेठ से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी है. मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ. मर्चेंट ऑफ वेनिस एक काम है शेक्सपियर द्वारा लिखा गया.
ये हमें बताना है ये इसका जॉनरा, इसकी कैटेगरी क्या है। अगेन 4 ऑप्शंस दिए हैं, कॉमेडी, ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, ट्रैजिक कॉमेडी। सो आप स्पेशली ये ना वर्ड से पूछे जाते हैं या फिर गोल्स वर्दी से ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि आपसे सीधा सीधा कैटेगरी पूछा जाता है उनके काम की। तो आई वुड सजेस्ट शेक्सपियर के आपको जितने भी सारे काम हैं उनकी आपको कैटेगरी या फिर जॉनरा पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने जितने भी शेक्सपियर के वर्क्स हैं उनकी डेट ऑफ पब्लिशिंग डिस्कस किया है और वो कौन सी कैटेगरी से प्ले बिलोंग करता है वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आई वुड सजेस्ट ज़रूर देखिएगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द डी ऑप्शन, ट्रैजिक कॉमेडी। सो मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ट्रैजिक कॉमेडी है, किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर द्वारा लिखा गया। An extended narrative which carries a second meaning along with its surface story is called। So ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें हमें सेकंड मीनिंग देखने को मिलता है? ये मैंने डिस्कस किया है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। सो ऐसी कौन सी पोएम है, कौन से टाइप की पोएम है जिसमें एक ऊपर का मीनिंग दिया रहता है बट आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा उसमें एक सेकंड मीनिंग भी छुपा हुआ है। इस टाइप की पोएम को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की पोएम को हम बोलते हैं एलेगरी। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज एलेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हैमलेट्स बिलवड? हैमलेट की बिलवड कौन है हैमलेट प्ले के अंदर? ओलिविया, पोर्शिया, ओफिलिया या फिर कॉर्डिला? जल्दी से अपना आंसर डिसाइड करिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ओफिलिया। ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। एंड आई एम होपिंग कि आप अपना स्कोर रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। डू राइट योर स्कोर एट द एंड ऑफ द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन। अपना स्कोर ज़रूर आप शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ अ फेमस वर्क बाय। जो ये वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। ये बहुत बार एस्टेट के एग्ज़ाम में, एनवीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर इसका ईयर भी पूछ लेते हैं कई बार। तो हमें इस वर्क का ईयर एंड द राइटर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण या फिर कमला दास। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज ये वर्क है खुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह जी ने ये वर्क लिखा है जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है पार्टीशन के बारे में। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जो इंडियंस पाकिस्तान में थे वो कैसे ट्रेन लेकर आए थे इन इंडिया, एंड टूवर्ड्स इन देयर जर्नी क्या क्या उन्होंने मुश्किलें देखी। सो बेसिकली इसके बारे में ये वर्क है और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। नेक्स्ट, शेली का ये क्वेश्चन है, इट इज़ पास्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, फाइंड इट आउट। सो शेली द्वारा ये वर्क लिखा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये क्या है? एक एलिजी है कीट्स की डेथ के ऊपर। इन मेमोरियम एडोनिस एंड हिज मैजिक एलिजी रिटन इन अ काउंटी चर्च यार्ड। सो कौन सा है कीट्स के ऊपर एलिजी? एडोनिस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ये एडोनिस वर्क ये एक एलिजी है। एलिजी हमेशा किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है और ये किसका काम है? ये शेली द्वारा लिखा गया है। Moving on to the next question. A standard sonnet is a poem of dash lines. So, जो standard sonnet होता है, sonnet is a kind of a poem. वो कितने lines की poem है वो हमें बतानी है। 15, 12, 14, 11. I hope ये आंसर आपको पता होगा, बहुत easy question है ये। So here the correct answer is C option, that is 14. So मैंने पोइट्री के ऊपर 3 से 4 वीडियोज़ बनाई हैं। बेसिकली इट इज़ फॉर HSSC एस्पिरेंट्स, बिकॉज हमें साफ साफ दिया गया है पोइट्री से क्वेश्चन आएंगे, लिटरेचर से क्वेश्चन आएंगे। सो मैंने टाइप्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप HSSC के एस्पिरेंट है, आई वुड सजेस्ट कि आप उन चारों वीडियोस को देखना।
बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूज़फुल रहने वाली है आपके लिए, जिसके अंदर मैंने हर एक पॉसिबल पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करी है। इन सभी का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो आप देखिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन राइटर का। हु ट्रांसलेटेड गीतांजलि ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन इंग्लिश? हम सभी को पता है जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है गीतांजलि, और इसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है ये हमें बताना है। W.B. यीट्स, जॉन कीट्स, विक्रम सेठ या फिर रैल्फ हॉडिक्सन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज यीट्स। W.B. यीट्स द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है गीतांजलि वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लेक पोएट्स? सो हमें बताना है कि लेक पोएट्स किसे कहा गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है अगर आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT इंग्लिश की। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सो लेक पोएट्स, 3 पोएट्स को बोला जाता है, उनके हमें नाम बताने हैं। सो अगेन हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, S.T. कॉलरिज। सो इन तीनों को लेक पोएट्स कहा गया है बिकॉज ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ से ये तीनों पोएट्स बिलोंग करते थे। और जो ये टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ करी है? फ्रांसिस जेफरी ने। किन के लिए? इन तीनों पोएट्स के लिए, वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, S.T. कॉलरिज के लिए। क्या कहा गया है इन्हें? लेक पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच वर्क डिड अनीता देसाई गेट साहित्य अकादमी अवार्ड? अनीता देसाई को इनमें से कौन से वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे या फिर गेम्स एट ट्वाइलाइट। ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं अनीता देसाई के। चारों वर्क्स अनीता देसाई द्वारा ही लिखे गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज फायर ऑन द माउंटेन। इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बनती है कि अनीता देसाई के फर्स्ट नॉवल का क्या नाम था? इट इज़ क्राई द पिकॉक। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं किसी की भी राइटर के बारे में कि आप इनके फर्स्ट वर्क का नेम बताइए। सो क्राई द पिकॉक इनके फर्स्ट नॉवल का नाम है। Next very important question, Malgudi, a fictional town in South India, was created by which author? जो मालगुडी है ये एक फिक्शनल टाउन है साउथ इंडिया में। ये किस ऑथर द्वारा ये मालगुडी का टाउन बनाया गया है? फिक्शनल मतलब इमेजिनरी, ऐसा कोई टाउन है नहीं मालगुडी नाम का, ये एक ऑथर की क्रिएशन है। तो हम सब ने ही सुना हुआ है मालगुडी के बारे में, तो हमें बताना है किसने क्रिएट किया है मालगुडी टाउन अपने वर्क में। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, R.K. नारायण या फिर कमला दास। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज R.K. नारायण। अब ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है राइटिंग सेक्शन से, वेयर शुड यू राइट डेट ऑन योर लेटर? सो डेफिनेटली आपको बहुत लोगों के कमेंट्स थे कि मैम जो राइटिंग सेक्शन है ये कैसा आएगा, हमें क्या पेपर में लिखना है? देखिए MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। सो डेफिनेटली 100% आपको जो क्वेश्चंस आएंगे राइटिंग से वो आपको MCQ फॉर्म में ही देखने को मिलेंगे, चाहे आर्टिकल से हो, लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, किसी से भी हो, ये MCQ फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। सेम वे में इन्होंने NVS के टाइम भी लिखा हुआ था कि 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है, बट उसमें भी MCQ फॉर्म में ही आए थे क्वेश्चंस। नाउ ये लेटर से है क्वेश्चन, तो पढ़ते हैं। वेयर शुड यू राइट डेट इन योर लेटर? सो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। डेट कहाँ पे लिखी जाती है लेटर में? अबव योर एड्रेस, अपने एड्रेस के ऊपर। बिलो द रिसिपिएंट्स एड्रेस, जो रिसिपिएंट का एड्रेस है मतलब जिसे हम भेज रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए जिसे हम लेटर भेजते हैं ना
वो रिसिपिएंट होता है। जैसे मैं अपनी किसी फ्रेंड को लिख रही हूँ तो वो रिसिपिएंट है मेरी फ्रेंड, ठीक है। अंडर द सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस किसका होता है? जो लेटर लिख रहा है। जैसे कि अगर मैं किसी को भेज रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी तो वो उसको हम बोलेंगे सेंडर्स एड्रेस। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज अंडर द सेंडर्स एड्रेस। सो लेटर राइटिंग में हम डेट हमेशा सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिखते हैं, ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। बॉयज विल बी बॉयज, जो लड़के हैं वो हमेशा लड़के ही रहेंगे। अगेन शॉर्ट स्टेटमेंट एंड विटी रिमार्क, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, बस इसका बहुत गहरा मतलब है कि जो लड़के हैं वो अपनी आदत से मजबूर है, वो लड़के ही रहेंगे। अब आप इसे किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं कि बहुत शरारती होते हैं बॉयज़, या फिर कोई भी। तो जिसमें शॉर्ट एंड विटी रिमार्क हो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्राम। अभी हमने डिस्कस किया है। सो द आंसर इज द बी पार्ट, एपिग्राम। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इंडियन ऑथर वॉज अ लॉयर एंड MP and was also awarded पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड। सो कौन सा एक ऐसा इंडियन राइटर है जो कि लॉयर भी रह चुके हैं, मैं आपको हिंट देती हूँ, वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, वो एक राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, और उन्हें पद्म भूषण विभूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो इंडियन राइटर्स से ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है ये। खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, RK नारायण या फिर कमला दास। सो अपना आंसर चुनिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज खुशवंत सिंह। सो खुशवंत सिंह, जैसे मैंने आपको बताया, जर्नलिस्ट थे, लीडर थे, एक पॉलिटिकल राज्यसभा के मेंबर थे, और इन्हें पद्म विभूषण भूषण अवार्ड दोनों दिया गया है। मैंने इंडियन राइटर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने अलग से आज सच कोई प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं करी इंडियन राइटर्स की। सो आपको मेरी पुरानी वीडियोस में एक बार जाके देखना पड़ेगा। इंडियन राइटर्स के ऊपर आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, जैसे कि इजिकल, अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, RK नारायण, एजिकील, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है जो कि आपके सिलेबस में राइटर्स गिवन है, इंडियन ऑथर्स। नेक्स्ट, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज कुरान अपीयर। एक शेक्सपियर का हमें प्ले का नाम बताना है जिसमें कुरान नाम का कैरेक्टर आता है। मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर या फिर हैमलेट। कैरेक्टर्स से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो एटलीस्ट शेक्सपियर के प्लेस से मैं अगर बताऊं तो आपको जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज़ या प्लेस हैं उनके आपको कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। और शेक्सपियर के ऊपर मैंने बहुत सारा मटेरियल बना रखा है, बहुत सारा उसके वर्क्स के ऊपर। आप मेरे प्लेलिस्ट के UP, TGT, PGT के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। शेक्सपियर, शेली, इन सब के ऊपर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। वर्ड्सवर्थ के ऊपर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट्स में। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स किसके द्वारा लिखा गया है वो हमें बताना है, और ये UP, TGT 2013 का क्वेश्चन है। सो दी ऑप्शंस आर शेली, इलियट, बेकन या फिर शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज इलियट। सो इलियट द्वारा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स लिखा गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द पोएम एन इंट्रोडक्शन इज रिटन बाय। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है कमला दास की, और इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इसकी इम्पॉर्टेंट जो लाइंस है इस पोएम की वो अच्छे से पता होनी चाहिए। खैर, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो एन इंट्रोडक्शन पोएम है वह किसके द्वारा लिखी गई है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस, निज़म इज़िकल, कमला दास, RK नारायण या फिर सलमान रश्दी। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज कमला दास। ये पोएम लिखी है कमला दास ने, एन इंट्रोडक्शन,
और ये कौन सी पोएट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। सो ये करती है समर इन कैलकटा से बिलोंग। अभी हमने लास्ट ही स्लाइड में डिस्कस करा है उनकी 3 पोइट्री कलेक्शन। जो उनकी फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है समर इन कैलकटा, उसमें ये पोएम उन्होंने लिखी है, एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ्स द बॉर्डर्स कम्स अंडर द, वर्ड्सवर्थ का एक प्ले है द बॉर्डर्स, उसका क्या जॉनरा है, एपिक है, प्रोज ट्रेजेडी है, वर्स ट्रेजेडी है या फिर ऑड है, हमें ये बताना है। सो द बॉर्डर्स जो प्ले है ये एक वर्स ट्रेजेडी है। सो जो यहाँ पे आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट। हैमलेट एक प्ले है किसका, शेक्सपियर का। अब हैमलेट के अंदर भी एक प्ले दर्शाया जाता है, ठीक है। जो हैमलेट के अंदर प्ले दर्शाया जाता है उस प्ले का क्या नाम है, क्वेश्चन ने पूछा है। सो द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेलो, द रैट ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो या फिर नन ऑफ दीज। द आंसर इज द सी पार्ट। जो प्ले हैमलेट के प्ले के अंदर दर्शाया जाता है उसका नाम है द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जेगो। और इसी प्ले के बाद हैमलेट को पता लगता है कि यस, क्लॉडियस ने ही किंग हैमलेट का मर्डर करवाया था। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें प्ले का नाम पता होना चाहिए जो कि हैमलेट प्ले में है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज स्वॉन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसे स्वॉन सॉन्ग माना जाता है, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर फॉर मेजर, द टेम्पेस्ट या फिर हैमलेट। एंड द आंसर इज सी पार्ट, द टेम्पेस्ट। अब ये स्वॉन सॉन्ग क्या होता है, स्वॉन सॉन्ग का मतलब होता है कि अपनी डेथ से पहले कोई भी ऐसा काम लिखना या कोई भी किसी भी आर्टिस्ट का ऐसा काम जो कि उसने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट वे में लिखा हो। सो शेक्सपियर का डेथ से पहले उसका लास्ट वर्क कौन था जो कि उसने बहुत अच्छे से लिखा था, इट वॉज द टेम्पेस्ट। अब स्वॉन सॉन्ग क्यों कहते हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है जो स्वॉन होती है मतलब हंस, वो अपनी डेथ से पहले ही जो उसका लास्ट गाना होता है वो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट और सुंदर तरीके से वो गाती है, इसलिए इसे स्वॉन सॉन्ग बोलते हैं। तो अपने मरने से पहले लास्ट वर्क को जो आपका बेस्ट है, इसलिए उसे भी स्वॉन सॉन्ग बोला जाता है। तो शेक्सपियर का कौन सा है वो, द टेम्पेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट figure of speech is rhetorical. It is a figure of speech in which a question is asked without expecting an answer to stress the emotion. ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम बस अपने इमोशन को दिखाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में अपने इमोशन को दिखाने के लिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको हम बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मैं सुबह से काम करी जा रही हूँ और मैं सामने वाला बंदा मुझे और भी काम बोल रहा है, तो मैं उसको गुस्से में आके बोल रही हूँ क्या मैं पागल हूँ कि मैं उससे सुबह से काम करे जा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही सामने वाले से कि वो बोले हाँ या ना, नो, बट मैं अपना इमोशन एक्सप्रेस कर रही हूँ कि भाई मैं सुबह से लगातार काम कर रही हूँ। तो ये इमोशन को अपना स्ट्रॉन्ग वे में दिखाने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं बट हम उस क्वेश्चन का कोई भी आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते, तो उसे हम बोलते हैं रिटोरिकल। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है, आर यू क्रेजी। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो कोई भी छोटी मोटी बात किसी की हो जाए गलत तो हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी, तो मतलब क्या तुम पागल हो, इस लाइन का ये मतलब है। अब हम सामने वाले का ये तो हम आंसर एक्सपेक्ट नहीं करते वो हमें हाँ या ना का जवाब दे, जस्ट हम उसे क्यों बोलते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाने के लिए कि तुमने जो भी काम किया है या तुमने जो भी बात बोली है ये बहुत ही इर्रेशनल है, मतलब ये बहुत ही स्टूपिड है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं आर यू क्रेजी, कि हम कोई आंसर उसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम अपना इमोशन दिखा रहे हैं कि तुमने जो ये बात बोली है ये गलत बोली है, या फिर जो तुम्हारा एक्ट है या जो तुम्हारा एक्शन है ये बहुत ही इर्रेशनल है, ठीक है।
नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन से है क्वेश्चन. वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम. आर्टिकल लिखते टाइम इंग्लिश में जो राइटर है उसको अपना नाम कहाँ पर लिखना चाहिए. एट द टॉप सबसे ऊपर, एट द एंड सबसे नीचे, बोथ ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो या फिर इनमें से कोई भी नहीं. सो जल्दी से अपना आंसर चूज करिए. ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एट द टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shelley is a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain. Whose comment is this? Keats, Swinburne, Browning या फिर मैथ्यू आर्नोल्ड. ये लाइन्स बोली है मैथ्यू आर्नोल्ड ने फॉर शेली. So in first part we have only 15 questions. In next part, which will come tomorrow, we will have 15 more questions. So this is it for today. Thank you friends. If you like my channel, please do subscribe it. Thank you so much. Next question. The report is always written in. जो रिपोर्ट है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखी जानी चाहिए. 4 ऑप्शंस है. सीक्वेंशियल मैनर, इरेगुलर मैनर, हॉरिजॉन्टल मैनर या फिर डेटा बायस्ड मैनर. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीक्वेंशियल मैनर. कि एक रिपोर्ट को लिखने का क्या सीक्वेंस है, हमेशा जो उसका सीक्वेंस है उसको वो फॉलो करना चाहिए. अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊं रिपोर्ट राइटिंग या फिर जितने भी हमारे कॉम्पोजिशन है उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. बेसिकली जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लेटर राइटिंग से या फिर एडवर्टाइजमेंट से. सो अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, जिसको मैं बहुत ही शॉर्ट में डिटेल वे में क्रिस्प वे में समझाऊंगी कि रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग के क्या क्या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. सो बेसिकली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा किस वे में लिखी रहनी चाहिए, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सीक्वेंशियल मैनर. एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमें फॉलो करना चाहिए. यही है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का मैनर. नेक्स्ट, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ. जब हम लेटर लिखते हैं, अगर हम किसी से रिप्लाई या फिर इंक्वायरी नहीं, अगर हम किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ पूछा, इंक्वायरी डाली और अगर हम उसे रिप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा? ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर. आपको इन चारों ही लेटर के टाइप्स पता होने चाहिए विद एन एग्जाम्पल कि लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर के लिए. तो रिप्लाई वगैरह किसको लिखे जाते हैं. आई होप आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया. सो ए ऑप्शन ऑफिशियल लेटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ये एक ऑफिशियल लेटर होता है जिसमें हम इंक्वायरी और रिप्लाई वगैरह आता है. सो ऑफिशियल लेटर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे. और येस, आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा एंड एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, एंड येस स्कोर भी ज़रूर शेयर करिएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The most gentle, the most amiable, and the least worldly minded person I ever met. These lines are for Shelley spoken by. ये lines Shelley के लिए किसने बोली गई है? कीट्स ने, स्विनबर्न ने, बायरन ने या फिर लॉन्ग ने. So the answer is बायरन. Next question. One of the following is not by Wordsworth. और ये TGT 2004 का क्वेश्चन है. हमें 4 वर्क्स दिए हैं और हमें बताना है वर्ड्सवर्थ द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया. वर्ड्सवर्थ के जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो उनके वर्क से देखे जाते हैं और सीधा सीधा क्वेश्चन होता है कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ द्वारा है या कौन सा वर्क इनके द्वारा नहीं लिखा गया. सो वर्ड्सवर्थ के जितने भी वर्क्स हैं आपको अच्छे से पता होने चाहिए. वर्ड्सवर्थ के ऊपर मैंने 4 से 5 वीडियोस बना रखी है. अगर आपने नहीं देखी आप ज़रूर देखिएगा, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सो दी ऑप्शंस आर माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस. रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को हम लीच गैदरर के नाम से भी जानते हैं. सी ऑप्शन, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग या फिर डी, द मे क्वीन. सो द हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, द मे क्वीन.
द में क्वीन वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया, वेयर एज माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, ये तीनों ही वर्क वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, क्लब. सो लेटर टू एडिटर किस में लिखा जाता है, किसको एडिटर किसका होता है, न्यूज़पेपर का होता है. सो ऑब्वियसली हम लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर के लिए ही यूज़ करते हैं. सो अगेन आंसर ए विल बी द ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर विच वर्क डिड अनीता देसाई गेट साहित्य अकादमी अवार्ड. अनीता देसाई को इनमें से कौन से वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था. सो लेट्स सी दी ऑप्शंस. इन कस्टडी, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ द डे या फिर गेम्स एट ट्वाइलाइट. ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं अनीता देसाई के. चारों वर्क्स अनीता देसाई द्वारा ही लिखे गए हैं. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज फायर ऑन द माउंटेन. इनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था. Next question. The poem Enterprise is from which collection of Ezekiel's poetry? जो पोएम है Enterprise वो इजिकल की कौन सी पोइट्री कलेक्शन से बिलोंग करती है वो हमें बताना है. The options are The Exact Name, The Unfinished Man, Hymns in Darkness या फिर Lyrical Ballads. So the correct answer is the B part, that is The Unfinished Man. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म. हमें बताना है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे बोला जाता है. मिल्टन, जॉन डन, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर जॉन ड्राइडन. काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज डी ऑप्शन, जॉन ड्राइडन. सो जॉन ड्राइडन को इंग्लिश लिटरेचर में फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे बोला जाता है. ये मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं रखा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री मानते हैं हम जॉफ्री चॉसर को, ठीक है, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी है, बहुत फेमस वर्क है उनका. सो जॉफ्री चॉसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बुलिश. हमें एम्बुलिश का एंटोनिम बताना है. एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट. सो हम ऑपोजिट तभी एम्बुलिश का बता पाएंगे जब हमें उसका मीनिंग पता होगा. सो बेसिकली जो एम्बुलिश का मतलब होता है वो होता है कि किसी चीज़ को सजाना बाय एडिंग मोर एंड मोर डेकोरेशन. ठीक है, तो आप किसी चीज़ को सजा रहे हैं कैसे, जब आप उसको गहने बना रहे हैं या फिर और ज़्यादा उसे डेकोरेट कर रहे हैं उसे सुंदर दिखाने के लिए. सो जो इसका ऑपोजिट रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर डी, दैट इज डिसफिगर. डिसफिगर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़राब करना. स्पेशली ये वर्ड यूज़ किया जाता है शक्ल से रिलेटेड. सो किसी की शक्ल ख़राब करना या फिर किसी की ब्यूटी को ख़राब करना. वेयर एज एम्बलिश मीन्स किसी डेकोरेशन ऐड करके किसी ब्यूटी को और एनहांस करना. सो जो यहाँ पे ऑपोजिट रहेगा एम्बलिश का वो रहेगा डिसफिगर. ऑप्शन ए पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना. बी ऑप्शन डिसआर्म का मतलब होता है किसी के हथियार गिरवाना. किसी को अगर किसी के पास हथियार है तो उसे उसके हथियारों को गिरवाना या फिर उसके हथियारों को छीन लेना. आर्म्स का मतलब आपको पता ही होगा कि हथियार भी होता है. और जो सी ऑप्शन है अडॉन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एम्बलिश का सिनोनिम है. अडॉन का मतलब भी होता है सजाना. सो एम्बलिश का जो ऑपोजिट रहेगा, एंटोनिम रहेगा, वो रहेगा डिसफिगर, दैट इज ऑप्शन डी. वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि एनवीएस का मैं टीजीटी और पीजीटी का पूरा इंग्लिश का सेट लेकर आऊँ एक प्रीवियस ईयर का,
जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पूरा उसका जो मेन पोर्शन है, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बट ओनली इफ़ अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे। अगर आपको एनालिसिस चाहिए, देखना है कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनॉमलस। सो जो एनॉमलस का मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है कि विभिन्न, मतलब नॉर्मल चीज़ों से हट के अगर कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं एनॉमलस। तो मतलब विभिन्न, विभिन्न मतलब बहुत सारे, जो कि नॉर्मल से हटकर है, या फिर कोई चीज़ रेगुलर चीज़ से हटकर है, बहुत अलग, तो उसको हम बोलते हैं एनॉमलस। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, यूजुअल, कनेक्टेड, विशियस या फिर कैपेशियस। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यूजुअल। यूजुअल का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर। तो एनॉमलस मतलब बहुत ही जो कि नॉर्मल नहीं है, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं है, वेराज यूजुअल इसका ऑपोजिट है, मतलब जो कि ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है। बी ऑप्शन है कनेक्टेड, इसका मतलब पता ही होगा। सी ऑप्शन विशियस, विशियस का मतलब होता है क्रूअल, ठीक है, खतरनाक, या फिर किसी के प्रति आप क्रूअल भाव रखो, सो विशियस मतलब क्रूअल। और डी ऑप्शन कैपेशियस, कैपेशियस मतलब जब आपके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, जैसे कि किसी रूम में, कोई रूम बहुत बड़ा है तो उस रूम में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए। सो कैपेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्पेशियस, बहुत स्पेस होना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड रस्किन बॉन्ड गेट साहित्य अकादमी अवार्ड? सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन राइटर्स, ठीक है, और ये बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छे राइटर माने जाते हैं रस्किन बॉन्ड। सो इन्हें बताना है साहित्य अकादमी अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया है, 1992 में, 1994 में, 1995 में या फिर 1998 में। जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1992, ठीक है। और इन्हें कौन से वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून, ये आपको याद रखना है, आर स्टिल ट्रीज ग्रो इन देहरादून। इस काम के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और इनके एक फेमस कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है कि इनका एक बहुत फेमस कैरेक्टर है जो कि इनके बहुत नॉवेल्स में देखा जाता है, वो टीनेज बॉय है, उसका क्या नाम है? सो उसका नाम है रस्टी, RUSTY, रस्टी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। सो जो 9th वर्ड है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका हमें सिनोनिम बताना है, एंड दैट इज़ पर्सपिकेशियस। सो जो हमारे पास ऑप्शंस है वो देख लेते हैं पहले, बैड, क्लियर, हेजी या फिर श्रूइड। जो पर्सपिकेशियस का मतलब होता है वो होता है जब आप चीज़ों को ईज़िली, जल्दी से देख के परख लेते हैं, या फिर चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं, उन्हें राइटली जज कर लेते हैं। सो ये होता है पर्सपिकेशियस का मतलब। और जो यहाँ पे इसका सिनोनिम रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। श्रूइड का भी सेम मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं आप उसे जल्दी से समझ लेते हैं, परख लेते हैं, या फिर जल्दी से जज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ श्रूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द एसे नेपाल्स इंडिया एंड माइन? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जाम्स में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। सो दिस मेक्स द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेपाल्स इंडिया एंड माइन किसने लिखा है? लेट्स सी दी ऑप्शंस, विक्रम सेठ, RK नारायण, निज़िम इज़िकिल या फिर अनीता देसाई। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट। निज़िम इज़िकिल का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नेपाल्स इंडिया एंड माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच फैमिली ग्रुप हैड निज़िम इज़िकिल डिसेंडेड? आप देख सकते हैं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है PGT के,
और क्वेश्चन का क्या मतलब है, निज़िम एज़ेकियल कौन सी फैमिली या कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो उनके पूर्वज है वो कौन थे। सो लेट्स सी दी ऑप्शन। साउथ अफ्रीकन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेने इज़राइल फैमिली से, इंडो जापानीज फैमिली से, या फिर नॉर्थ चाइनीज फैमिली से। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज बेने इज़राइल फैमिली। और कहीं जगह आपको ऑप्शंस में ज्यूइश भी मिल सकता है ऑप्शन में। सो ये ज्यूइश फैमिली या तो मोर प्रिसाइजली बेने इज़राइल फैमिली से ये बिलोंग करते थे। कौन? निज़िम एज़ेकियल। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। अगर आपको इन सभी वीडियोस की PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उस चैनल पे मैं अपने सारे वीडियोस के PDF नोट्स भी डालती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन। आई वॉज गॉट डिफीटेड बाय माई बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट, या फिर नो एरर। सो कहाँ पे गलती है? सो जो यहाँ पे मिस्टेक रहेगी वो रहेगी ऑप्शन ए में, आई वॉज गॉट डिफीटेड। ये गलत है। या तो होगा आई वॉज डिफीटेड या तो होगा आई गॉट डिफीटेड। आई वॉज गॉट साथ में नहीं आएगा वॉज और गॉट, ठीक है। सो इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ होती तो ये करेक्ट सेंटेंस बन जाता। सो जो यहाँ पे मिस्टेक है वो ऑप्शन ए में है। या तो वॉज को हटाना चाहिए या तो गॉट को हटाना चाहिए, दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे यूज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएम इन 14 लाइन्स इन iambic pentameter having 3 quatrain and a कपलेट। हमें बताना है इसे कौन फॉलो करता है। ये जो एम्बिक पेंटामीटर जिसमें 3 क्वार्टर्स और एक कपलेट होता है, ये कैसा सोनेट है? स्पेंसरियन सोनेट, शेक्सपियरन सोनेट, पेट्रियार्कन सोनेट या फिर मिल्टॉनिक सोनेट। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लीजिए। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी ऑप्शन, शेक्सपियरन सोनेट, जो कि AB CD CD EF GG को फॉलो करता है और इसे हम क्या कहते हैं? 3 क्वार्टर्स एंड अ कपलेट। नेक्स्ट, रिपोर्ट राइटिंग बाय द इंडिविजुअल शुड बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन, लास्ट पर्सन, बोथ A and B या फिर नन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपोर्ट राइटिंग कौन से पर्सन में लिखी जाती है? फर्स्ट पर्सन में, लास्ट पर्सन में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, योर्स। थर्ड पर्सन होता है दे, देयर्स, ठीक है, ही, शी। सी ऑप्शन है दोनों में ही लिखी जा सकती है, डी नन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट पर्सन। हमेशा रिपोर्ट राइटिंग याद रखना फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिली डिकिंसन्स मोस्ट क्रिटिक्ड पोएम? एमिली डिकिंसन एक बहुत रिनाउंड पोएट है, अमेरिकन पोएट है। सो इनके कौन से वर्क को सबसे ज़्यादा क्रिटिक किया गया है? कौन सी पोएम को इनकी सबसे ज़्यादा क्रिटिक किया गया है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई एम नोबडी, हु आर यू, द कॉन्शियसनेस दैट इज अवेयर या फिर नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी नहीं। सो जो इनकी पोएम्स है, इन्होंने अपनी पोएम्स को बिल्कुल भी नाम नहीं दिया था। सो इनके मरने के बाद इनकी सारी पोएम्स पब्लिश हुई थी और जो इनकी पोएम की फर्स्ट लाइन थी उसी को टाइटल रख दिया गया है इनकी हर एक पोएम का। और जो इनकी मोस्ट क्रिटिक्ड पोएम है वो है ए ऑप्शन, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। सो अगर आप डिकिंसन का वर्क पढ़ोगे, ज़्यादातर इन्होंने अपनी जो वर्क है उसमें डेथ का ही डिस्कस किया है और इसमें ये खुद की डेथ के बारे में डिस्कस करती है कि कैसे इनकी खुद की डेथ होएगी और कैसे जब इनको कोई लेने आएगा आफ्टर हर डेथ तो कैसे वो कैरेज में बैठ के जाएंगी इन हेवन या फिर हेल। बेसिकली इन्होंने हेल और हेवन की बात नहीं करी, इन्होंने बात करी है कि कैसे वो इन वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ के कैसे वो दूसरे वर्ल्ड में जाएगी आफ्टर डेथ। सो बेसिकली
इसमें इस पोएम में इन्होंने इसके बारे में बात करी है, कैसे वो जो इनको कैरेज में कोई उठाने लेकर आएगा, कैसे ये कपड़े पहनेंगी, कैसे ये जाएंगी। सो बेसिकली इसी के बारे में इन्होंने इस पोएम में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of the which is expressed by words apparently? कौन सा ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रियल मीनिंग एकदम ही उसका ऑपोजिट है, मतलब एकदम ही उसका उल्टा है? सो पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम, आयरनी या फिर ऑक्सीमरोन। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने एक बात बोली और उसका मतलब लेकिन एकदम ही उल्टा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीचर और स्टूडेंट का, कि एक स्टूडेंट फेल हो गया बट टीचर कह रही है अरे तुमने तो टॉप किया है क्लास में। तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है सी पार्ट, आयरनी। 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर ऑफ रोमियो जूलियट, हैमलेट, द टेम्पेस्ट या फिर ट्वेल्थ नाइट। जो ये कैरेक्टर है 14 ब्रास, ये कौन से प्ले का कैरेक्टर है शेक्सपियर के? द आंसर इज हैमलेट। 14 ब्रास कौन था हैमलेट में? ही वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, जो कि अटैक करना चाहता था डेनमार्क को। क्यों? क्योंकि जो हैमलेट के फादर थे, जिनका नाम भी हैमलेट ही था, उन्होंने नॉर्वे को हरा दिया था। मीन्स उन्होंने 14 ब्रास के फादर को हरा दिया था। सो he wanted to avenge, he wanted to take the revenge from Hamlet by attacking Denmark. So 14 Brass is the character in Hamlet. Who wrote the lines lilies that fester smell for worse than weeds? ये lines किसने बोली हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर विलियम शेक्सपियर? सो दीज लाइन्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर ने ये लाइन कहाँ पे लिखी है? ये लाइन्स सोनेट 94 की है, जो कि विलियम शेक्सपियर का है। सोनेट 94 लाइन्स आर लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये पहले भी UPTGT में पूछी जा चुकी है। सो वी नीड टू रिमेंबर दीज लाइन्स। Next MCQ, what influenced Shelley the most? Political justice, origin of species, the Bible या none of these? कौन सा ऐसा वर्क था जिसने शेली को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था? वो था पॉलिटिकल जस्टिस, रिटन बाय गॉडविन। और गॉडविन की बेटी से ही शेली की शादी हुई थी, जिसका नाम था मैरी गॉडविन शादी से पहले। बाद में हो गया था मैरी शेली, जिसने फ्रैंकेनस्टीन, बहुत ही अच्छा नॉवल, गॉथिक नॉवल है, लिखा था। Next we have is the poem of Shelley is an unfinished poem and Hazlitt described it as new and terrific dance of death. Options are Ode to the West Wind, The Cloud, Alistair and the Triumph of Life. ऐसी कौन सी पोएम है शेली की जो कि अनफिनिश्ड है, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई, और हैजलिट ने उसके बारे में क्या बोला है? न्यू एंड टेरिफिक डांस ऑफ डेथ। सो द आंसर इज द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, रिटन इन 1822। 1822 में ही शेली की डेथ हुई थी और उन्होंने तभी ये पोएम लिखना स्टार्ट किया होगा इसी ईयर में, तभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई। सो अनफिनिश्ड पोएम कौन सी है शेली की? द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। When you end your cover letter by saying that you will call to follow up within a week or so, you are using what type of ending? अच्छा, जब हम लेटर लिखते हैं किसी को और आप एंड में जब लिखते हो कि एक हफ्ते के अंदर मैं फॉलो अप लूँगा या फिर आपका रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक हफ्ते के अंदर, तो ये एंडिंग किस टाइप की है? अग्रेसिव, एक्टिव, पर्सनल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री? लेटर राइटिंग से है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जल्दी से आप डिसाइड करिए। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। इस टाइप की एंडिंग को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन।
रिपोर्ट राइटिंग भी हमारा एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिपोर्ट राइटिंग में से, कि रिपोर्ट राइटिंग जब भी हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमें कौन से टेंस का यूज़ करना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, इनडेफिनेट फॉर्म, इनडेफिनेट प्रेजेंट फॉर्म या फिर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। इमीडिएट पास्ट फॉर्म अब ये कौन सा टेंस है? सिंपल लैंग्वेज में सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है। सो इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म, दे बोथ आर द सेम थिंग्स। सो आपको ऑप्शन में सिंपल पास्ट भी दिखता है। सो रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? आपने कोई इवेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ या फिर स्कूल में टीचर्स को लिखनी होती है बहुत, स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ है। सो बेसिकली इंग्लिश टीचर को ही पकड़ते हैं, तो हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। सो इंग्लिश टीचर को ही पकड़ते हैं कि मैडम जो कल का फंक्शन था उसकी रिपोर्ट लिखिए। सो तब रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली इवेंट्स के अगले दिन ही लिखी जाती है। सो बेसिकली ये पास्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म में होती है। चीफ गेस्ट्स अराइव, कैसे लिखेंगे? द चीफ गेस्ट्स ऑफ द इवेंट्स वर दिस एंड दिस, दे अराइव्ड एट दिस टाइम। सो अराइव्ड क्या है? हम दे हैड अराइव्ड तो नहीं लिख रहे, दे वर अराइविंग तो नहीं लिख रहे। सो दे अराइव्ड, सिंपल पास्ट फॉर्म, है ना। सो रिपोर्ट राइटिंग सिंपल पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एवर्जन। एवर्जन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी एस्टेट में भी पूछा गया था और जो एनवीएस का इंग्लिश का एग्जाम था उसमें भी ये वर्ड देखने को मिला था, एवर्जन। सो द ऑप्शंस आर इनिशियल, लाइकेबल, लेटेस्ट या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जो एवर्जन का मतलब होता है वो होता है कि आप जब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा हेट्रेड रखे या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस रखे, मतलब जब आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एवर्जन। ऑप्शन ए इनिशियल का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टार्ट होना। लाइकेबल मतलब जब आप किसी को पसंद करते हो, ऐसा व्यक्ति जो पसंद आने योग्य हो। लेटेस्ट का मतलब एकदम नया। और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब जब आप किसी को बिल्कुल नापसंद करते हो, और जो कि मतलब है एवर्जन का। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हेट्रेड भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल चिल्ड्रन आर ought to be obedient to their parents. सो कहाँ पे गलती है यहाँ पे? सो जो मिस्टेक रहेगी वो रहेगी ऑप्शन ए में ही। आर इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, आर को रिमूव कर दो तो सेंटेंस एकदम करेक्ट बन जाएगा। ऑल चिल्ड्रन ought to be obedient to their parents होना चाहिए। सो और इन्होंने एक्स्ट्रा लगा रखा है, सो यही मिस्टेक है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब हमें बताना है, सिनोनिम बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड लीन, गॉन्ट, इमैनिसिएटेड या फिर ओबीज। सो कॉर्पुलेंट का क्या मतलब होता है? चूज करिए आंसर। सो जो कॉर्पुलेंट का मतलब होता है वो होता है बहुत बहुत ज़्यादा मोटा होना, मोटापा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ओबीस। ओबीस का मतलब भी यही होता है, बहुत ज़्यादा मोटापा, बहुत ज़्यादा फैट बॉडी में। सो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो 60 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोर ओवर अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, एंड हो सके तो फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। मोर ओवर अगर आप चाहते हैं कि मैं एनवीएस के टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स लेकर आऊँ, लाइक मेन सब्जेक्ट के, क्योंकि जनरल पेपर के तो ऑलमोस्ट मैं ला ही चुकी हूँ हर एक सब्जेक्ट के एक्सेप्ट रीजनिंग, ठीक है, और मैं सबके ला चुकी हूँ, बट मैंने मेन सब्जेक्ट अभी किसी को कवर नहीं किया, तो सिर्फ मैं इंग्लिश ही कवर करूँगी बिकॉज दैट्स माई मेन सब्जेक्ट।
तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको प्रीवियस ईयर्स चाहिए टीजीटी पीजीटी के इंग्लिश के, तभी मैं उस पर एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगी। और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं मैम ईडियम्स पे लेकर आइए एक वीडियो। डेफिनेटली बाय टुडे इवनिंग और बाय टुमारो यू विल सी अ वीडियो ऑन ईडियम्स, 100% श्योर। सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड येस, all the very best for your upcoming exam.